दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व अलर्ट न्यूज के साथ। हम बात करें दोस्तों आज की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर, और साथ ही जानेंगे आज का मौसम पूर्वानुमान यानी कि 29 अगस्त की वो सभी खास और अहम खबरें जो आपके लिए जानना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी अपडेट अलर्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों पहली अपडेट न्यूज आपके निकल कर आ रही है स्काईमेट वेदर से, मौसम विभाग से। संपूर्ण भारत का 29 अगस्त 2018 का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं देश भर में कैसा बना हुआ है मौसमी सिस्टम। दोस्तों संपूर्ण देश में अभी उत्तरी ओडिशा पर एक गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र है। मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी से जा रही है। दक्षिणी राजस्थान में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, व दक्षिणी गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। रायलसीमा पर तीसरा चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। अब जानते हैं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया मौसम। दोस्तों देश में पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, असम, मिजोरम और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोंकण और गोवा और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब कुछ हिस्से, हरियाणा, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश का मौसम। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान देश में पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। यानी कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के लोग और गुजरात के लोग सावधान रहे, वहां पर भारी बारिश होने की उम्मीदें हैं। विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, हरियाणा के हिस्से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीदें हैं। एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम और उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्व राजस्थान, उत्तर छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्से, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीदें हैं। बाकी सभी जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीदें हैं और जहां का वर्णन नहीं है वहाँ अभी तक यानी कि जैसा 24 घंटों के अंदर मौसम था वैसा ही मौसम वहाँ पर रहेगा। तो यदि आपके यहाँ अभी आपका वर्णन नहीं है तो आप अधिक चिंतित ना हो, जैसा मौसम आपके यहाँ 24 घंटे तक था अभी वैसा ही आपके यहाँ रहने वाला है। दोस्तों अगली अपडेट आपके निकल कर आ रही है BBC न्यूज़ से। भारतीय ग्राहकों को रिझाने में जुटे फेसबुक, गूगल, 70 लाख करोड़ के डिजिटल पेमेंट मार्केट पर नजर। तो सुरेंद्र सिंह अपनी जेब में हमेशा कुछ हजार रुपए रखते हैं, लेकिन उन्हें अब याद भी नहीं कि उन्होंने कहीं पेमेंट देने के लिए कैश कब इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 29 साल का यह प्रोडक्ट मैनेजर बेंगलुरु में सभी पेमेंट अपने मोबाइल में मौजूद ऐप्स की मदद से कर देता है। दरअसल भारतीयों के कैश पर खत्म होती निर्भरता के पीछे डिजिटल मार्केट के बड़े प्लेयर्स का हाथ है, जो समझ चुके हैं कि भारत आने वाले वक्त में डिजिटल पेमेंट का बड़ा मार्केट बनने वाला है। इसी वजह से फेसबुक का व्हाट्सएप, गूगल, वारेन पवे, पेटीएम के साथ मिलकर भारतीयों का दिल जीतने में लगे हुए हैं। ऐसे ही मार्केट के कई बड़े नाम भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कितना बड़ा है भारतीय मार्केट? दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट 2023 तक 70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि फिलहाल 14 लाख करोड़ का है। हालांकि चीन इस मामले में अभी काफी आगे है, इसका मार्केट 350 लाख करोड़ रुपए का है। नोटबंदी से हुआ फायदा। दोस्तों डिजिटल पेमेंट में इजाफे की शुरुआत नोटबंदी के बाद हुई थी। इसके बाद कंपनियों ने ग्राहकों को कैशबैक और विभिन्न ऑफर्स देकर रिझाना शुरू किया था, जिसकी वजह से बढ़त बनी रही और माना जाता है कि डिस्काउंट और कैश बोनस युवा और शहरी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। तैयारी में बड़े प्लेयर्स। दोस्तों भारत की डिजिटल मार्केट में पैर जमाने के लिए सभी बड़े प्लेयर्स पूरी तैयारी में हैं। पहले से मौजूद कंपनियां अपने आप को बेहतर करने में जुटी हैं, वहीं कुछ कंपनियां नई प्लानिंग भी बना रही है। व्हाट्सएप दोस्तों काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस देखते हुए ऐप पेमेंट सर्विस लाने की तैयारी है, जो कि अभी बीटा टेस्टिंग पर है। माना जा रहा है कि यह काफ़ी सफल हो सकता है, क्योंकि लोग इससे पहले से जुड़े हुए हैं। हालांकि डेटा स्टोरेज आदि सवालों के जवाब व्हाट्सएप ने नहीं दिए हैं। गूगल पे की बात करें तो गूगल का कहना है कि उसका यह ऐप 50 मिलियन से ज़्यादा भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मदद से 100 से ज़्यादा बैंकों के साथ लेन देन किया जा सकता है। हालांकि इसे व्हाट्सएप से मिलने वाली कड़ी टक्कर के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। फोन पे की बात करें तो वॉलमार्ट ने इसकी पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिकतर शेयर खरीद लिए हैं। इस ऐप को करीब 133 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसके सामने अमेजोन बड़ी चुनौती है, जो कि अपने वॉलेट अमेजोन पे का बेस बढ़ा रहा है। पेटीएम की बात करें तो इसे चीन के अलीबाबा और वॉरेन बफे से फंडिंग मिलती है। ऐप को 150 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट बैंक माना जाता है। नोटबंदी के दौरान पेटीएम को काफी फायदा भी हुआ था। हालांकि अब पेटीएम बैंक आने के बाद पंजीकृत करने का तरीका बदल गया है, जिसके मुकाबले
फ़ोनपे को इस्तेमाल करना आसान है। भीम की बात करें तो 32 मिलियन डाउनलोड के साथ ये सरकारी पेमेंट ऐप लोगों को पसंद आ रहा है। यह काफ़ी सरल और तेज है। इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन निजी कंपनियों द्वारा इसे कड़ी टक्कर मिल रही है और बढ़ेगी प्रतियोगिता। दोस्तों, आने वाले वक्त में भारतीय पोस्ट ऑफिस भी पोस्ट पेमेंट बैंक लाने वाला है। शुरुआत में इसकी 650 शाखाएं खोली जाएंगी, जिनमें हजारों शिक्षित पोस्टमैन देश के कोने कोने में पहुंचकर लोगों को इसका ऐप इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे। वहीं मुकेश अंबानी भी जियो मोबाइल सर्विस के माध्यम से पेमेंट बिजनेस में उतरने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं सभी आने वाली है बड़े पेमेंट में। अब जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेगी सबके नज़र में। पहली खबर है दोस्तों आपके लिए, गौतम नवलखा की गिरफ्तारी पर कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई पुलिस। दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तार किए जाने की वजह अदालत में नहीं बता सकी है पुलिस ने कोर्ट में यह बताने में नाकाम रही कि किसी अपराध में नवलखा को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नवलखा को पुलिस बुधवार की सुनवाई तक दिल्ली से बाहर नहीं ले जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट नवलखा के वकील वारिस फरसाद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मंगलवार दोपहर बाद महाराष्ट्र पुलिस की पुणे की टीम ने नवलखा को दक्षिणी दिल्ली से नेहरू एन्क्लेव स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। नवलखा को पहले स्थानीय कोर्ट साकेत में पेश किया गया था। साकेत कोर्ट में नवलखा को पुणे की स्थानीय अदालत में पेश कर पुलिस को ले जाने की इजाजत दी थी। दोस्तों, अगली अपडेट है आपके लिए, मालदीव भारत में टेंशन बढ़ी। मालदीव और भारत में तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मालदीव इस बात पर अड़ा हुआ है कि भारत ने उसे जो 2 हेलीकॉप्टर और पायलट दल दिए थे उन्हें वापस बुला ले। हालांकि भारत ने अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। भारत 23 सितंबर को मालदीव में होने वाले राष्ट्रपति के चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहा है। भारत चुनाव से पहले दोनों हेलीकॉप्टर वापस नहीं लाना चाहता। हालांकि मालदीव में चुनाव के बाद सरकार बदलने की संभावना कम ही है, क्योंकि विपक्ष ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने की आशंका जाहिर की है। लेकिन भारत को उम्मीद है कि मालदीव की जनता में इस सरकार को लेकर गुस्सा है और परिवर्तन हो सकता है। अगली अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए कानून मंत्रालय का पत्र। सुप्रीम कोर्ट में अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पत्र लिखा है। इस पत्र में कानून मंत्री ने सर्वोच्च अदालत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस दीपक मिश्रा को नाम भेजने के लिए कहा है। प्रसाद अर्जेंटीना और अमेरिका के दौरे पर है, पर उन्हें जाने से पहले पिछले हफ्ते जस्टिस दीपक मिश्रा को यह पत्र भेजा था। जस्टिस मिश्रा को अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत कानून मंत्रालय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अगले चीफ जस्टिस के लिए जज के नाम की सिफारिश मांगता है। मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे वरिष्ठ जज होता है उसे ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा है। दीपक मिश्रा के बाद जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। अगली अपडेट दोस्तों आपके लिए, जेल उपाधीक्षक गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के जेल में उपाधीक्षक समेत 2 लोगों को चरमपंथियों को पाकिस्तान प्रशासनिक कश्मीर में भारत के खिलाफ युद्ध के लिए आतंकी प्रशिक्षण लेने के लिए भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों की पहचान शोपियां के इशाका पल्ला और बड़गाम में फिरोज अहमद लोन के रूप में हुई है। लोन जेल उपाधीक्षक के तौर पर जम्मू के अम्फाला जेल में तैनात थे। अगली अपडेट है, रोहिंग्या मुद्दे पर म्यांमार के साथ चीन। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर चीन ने राजनीतिक समाधान की बात रखी है। चीन ने कहा है कि म्यांमार पर एक तरफा आरोप और दबाव काम नहीं करेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि रखाइन प्रांत और बाकी इलाकों में हुई जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामलों में म्यांमार के बड़े सैन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। 1 साल पहले हिंसा की वजह से 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भागना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक कर रही है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी की एम्बेसडर केट ब्लेचेंट ने रोहिंग्या शरणार्थियों की पैरवी की, जिनसे वह हाल ही में बांग्लादेश शरणार्थियों के कैंप में मिलकर आई थी। दोस्तों, यह थी आज की खास खबरें जिन पर बनी रहेगी सबके। अगला अपडेट दोस्तों आपके निकल कर आ रहा है, छत्तीसगढ़ से रायपुर कलेक्टर का पद त्यागने वाले आरोपी चौधरी बीजेपी में शामिल। तो छत्तीसगढ़ की खबर निकल कर आ रही है, रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में कमल थाम लिया है। बीजेपी की सदस्यता का ग्रहण करने वाले 2005 बैच के आईएएस अधिकारी ने 25 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और जब इनसे पूछा गया कि राजनीति में क्यों शामिल होना चाहते हैं तो उनका बयान था कि हम देश सेवा के लिए इसमें शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट है आपके लिए, इस तरह रची जा रही थी पीएम मोदी की हत्या की साजिश, 5 माओवादी विचारक गिरफ्तार। जागरण से खबर निकल कर आ रही है आपके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के सिलसिले में पुणे पुलिस ने मंगलवार को देश के 6 राज्यों में छापे मारकर 5 माओवादी कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। इन सभी को इसी साल जून में गिरफ्तार किया जा चुके 5 माओवादियों से पूछताछ के आधार पर पकड़ा है। सभी पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन नक्सलियों रिश्ते के आरोप हैं। उधर कांग्रेस और माकपा ने
इस कार्रवाई की निंदा की है। पुणे पुलिस ने मंगलवार को मुंबई और ठाणे के साथ साथ फरीदाबाद, रांची, गोवा और हैदराबाद में भी छापे मारे। इस छापेमारी में हैदराबाद से वामपंथी रुझान की कवि वरवार राव, फरीदाबाद से एडवोकेट सुधा भारद्वाज, दिल्ली से गौतम नवलखा, मुंबई से वर्णन गोस्वाल्विस और ठाणे से एडवोकेट अरुण परेरा को गिरफ्तार किया है। गोवा में लेखक एवं प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े के घर पर उनकी अनुपस्थिति में छापा मारकर उनके कंप्यूटर में पेनड्राइव की छानबीन की गई। रांची में 43 वर्षीय वामपंथी बुद्धिजीवी स्टैन स्वामी के घर की तलाश ली गई। हैदराबाद में वरवार राव सहित उनसे संबंधित करीब आधा दर्जन लोगों को घर से छापे मारे गए। सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी हाउस अरेस्ट में बदली। फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र चरमावुड विलेज सोसाइटी से भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तारी सुधा भारद्वाज को फिर से देर रात 11 बजे मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अशोक शर्मा के निवास पर पेश किया गया। पहले मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने सुधा भारद्वाज को पुणे पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा था। उच्च न्यायालय ने हाउस अरेस्ट के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने फिर से जज अशोक शर्मा के समक्ष पेश किया है। अभी जज के निवास पर दोनों ओर से बहस चल रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद हुआ था पर्दाफाश, पहले से हुए थे ये लोग गिरफ्तार। और दोस्तों यह थी पीएम मोदी की साजिश रचने हत्या की साजिश रचने वाले लोगों की गिरफ्तारी। दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी छोटी अपडेट खबर। इसी प्रकार के देश दुनिया की तमाम अपडेट वॉलेट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट वॉलेट न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर करें ताकि सभी लोग जान सकें आज की तमाम बड़ी और छोटी अपडेट को। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।